हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग इकाई 3 का आज हम लोग रिवीजन देखने वाले हैं। इकाई 3 का जो नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये इकाई 3 आपको 8 नंबर दिलाएगी। कितने नंबर दिलाएगी दोस्तों? आपको 8 नंबर दिलाएगी। और 8 नंबर आपको अगर पक्का करना है तो आपको रिवीजन की सिर्फ 2 क्लास मिलेगी। ठीक है, थ्योरी की 2 क्लास और 1 क्लास आपको न्यूमेरिकल की। टोटल 8 नंबर में आपको मैं 3 वीडियो देने वाला हूं और तीनों वीडियो आपको 1 घंटे प्लस की होने वाली है। ठीक है, अब उस आप यानी 1 घंटे प्लस बोले तो मिला जुला करके आपको 3 घंटे देना है। 3 घंटे बढ़िया से दीजिए, उसको समझिए, सब उसको बढ़िया तरीके से इतना समझिए कि आपको उससे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए आप उसको दौड़ा के करके आइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग क्या सीखने वाले हैं ज़रा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक ना, आज की क्लास में हम सभी लोग देखो भाई, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। क्या सीखेंगे? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। अब इस बायो सेवर्ट के नियम से आपका बड़े नंबर के लिए बोले तो 5 नंबर के लिए, बोले तो 3 नंबर के लिए जो हमारे एग्जाम में आता है, क्या आता है? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पर? वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली, इसी को हम लोग लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और वह चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है दोस्तों आपको याद होगा, μ0/2 I/R। इस चीज़ का आज हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बढ़िया तरीके से एकदम तैयार करेंगे। ठीक है, और देखो क्या सीखेंगे। कोई वृत्ताकार कुंडली या लूप है, उसकी अक्ष के अनुदिश, इसकी जो है अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर, अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, उसको जो फार्मूला आता है μ0/2 NiA² + A² होल टू द पावर 3/2। इसका आज हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एम्पियर का नियम सीखेंगे। एम्पियर का नियम सीखेंगे और उस एम्पियर के नियम से हम लोग कोई अनंत लंबाई का तार है और उस अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकल के आता है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ कोई परिनालिका है और उस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ये भी चीज़ आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया, और एक हम लोग सीखेंगे कि 2 अनंत लंबाई के तार हैं। कितने तार हैं? 2 अनंत लंबाई के तार हैं। तो उन पर यानी या उनके बीच में कह सकते हैं, उन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का सूत्र होता है, या फिर जिससे हम लोग एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं, उस वाले सूत्र से हम लोग क्या करते हैं? एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आज के क्लास में हम सभी लोग सीखते हैं। और ये जो मैं 5 चीज़ें बताया हूँ ना, अगर आप ईमानदारी के साथ इन 5 चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो जो आपका 8 नंबर का चीज़ है उस पर आपका 5 नंबर 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी जब चीज़ों को सीख लेंगे तो जो न्यूमेरिकल रहेंगे ना, न्यूमेरिकल भी आपको ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको ईजी लगने लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास के, जिसमें हम लोग 5 बेहतरीन ज़बरदस्त डेरिवेशन को सीखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्लास आज की कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितने लोगों को इन सभी चीज़ों में कितना ना जाने कितना डाउट है, उस डाउट को, सब डाउट को आज हम लोग यहाँ पे
सब एक एक करके समाप्त करते हैं और इस तरीके से सीखते हैं कि अब की बार ये अंतिम बार होना चाहिए। इसके बाद हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमें अब नहीं समझ में आया, ठीक है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब देखो भाई, पहले हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक ना, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है क्या। तो अपनी शुरुआत हम लोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। कहाँ से करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछता है, लेकिन हम चीज़ों को समझने के लिए चुंबकीय क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र देखो क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे ये हमने बना लिया एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एकदम प्यारा सा चुंबक, ठीक है, ये कोई चुंबक है। इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे मान लेते हैं यहाँ तक इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। पर बात समझ में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज इसी से मिलती जुलती है, वह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या इंपॉर्टेंट है? इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, और इसका बीमा क्या होता है, परिभाषा रेयर केस में, और अभी मैं बताऊंगा मात्रक में कन्वर्ट करके क्या पूछ लिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही समझते भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो किसी चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक इतनी दूरी तक जो हमने सर्किल बना के रखा हुआ है उतनी दूरी तक ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इतनी दूरी तक अगर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसके किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, यही जो बता दे, यही जो बता दे वही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा क्या समझ में आया? किसी चुंबक के, कौनो चुंबक है और उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। बी का, अच्छा, बी ये कैसी राशि है? जो ये बी है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब दोस्तों आपको पता है जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अब ये दिशा जो होता है, अगर दिशा तल है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड एक तल है, अगर इस तल के अंदर है, ठीक है, तल के अंदर है तो उसे क्रॉस द्वारा हम लोग किसको दिखाते हैं? अगर बी की दिशा तल के अंदर है तो, अगर तल के बाहर है, अगर बी की दिशा जो है ना, अगर तल के बाहर है, जब बाहर होती है तो उसको हम लोग डॉट चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये डॉट चिन्ह है। ये क्रॉस चिन्ह कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र बोलो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलो, तो हम लोग अब बार बार चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। जब मन में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल देंगे। जो अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है तो क्रॉस द्वारा, तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये हम लोग डॉट द्वारा। अब ये कैसे डॉट लगेगा, कैसे क्रॉस लगेगा, कैसे पता चलेगा अंदर है, कैसे पता चलेगा बाहर है, धीरे धीरे अभी सब सीख रहे हैं, धीरे धीरे अभी सब सीख रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, मात्रक की बात करते हैं। देखो भाई, मात्रक यहाँ पे याद करना, एक फार्मूला भी हम लोग आगे सीखेंगे, यह बराबर IBL साइन थीटा। तो थीटा का कोई मात्रक नहीं, इसको हटा दो तो क्या बचा? F बराबर IBL। हमको किसका मात्रक चाहिए? B का मात्रक चाहिए। B बराबर F अपान IL। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मात्रक क्या निकल जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर,
ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अच्छा, और भी देखो मात्रक होते हैं, WEB मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और टेस्ला भी होता है, टेस्ला। ठीक है, ये मात्रक याद होना चाहिए। तो आपको अभी तक की क्लास में एक नंबर में जो आपको चीज़ें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है उसको कैसे पता पाओगे, जब आपको ये तीनों चीज़ें याद रहेगी तब। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, इसमें से तीनों याद रहेगा तो जो गलत दिया रहेगा वही समझ जाओगे, या जो सही दिया रहेगा समझ जाओगे ना। चलो, एक और मात्रक होता है गॉस, होता है गॉस, और ये गॉस जो होता है ना ये CGS में होता है। किस में होता है? CGS मात्रक है, CGS मात्रक है। ठीक है, गॉस कौन सा मात्रक है? CGS मात्रक है। और ये जो CGS मात्रक होता है, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁻⁴ गॉस। ये सवाल वाल लगाने में, कन्वर्जन करने में याद मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी हम लोग को दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, 10⁻⁴ गॉस, या फिर कुछ और करके दे देता है, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, -4 नहीं भाई, 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, ये सही है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारा, हमने क्या बताया आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सिखाया, मात्रक सिखाया, और बीमा तो भाई आपको तो एकदम ईजी लगने लगा। देखो बीमा कैसे निकालोगे, न्यूटन का होता है MLT-2, एकदम, एम्पियर का बटा एम्पियर का A, और मीटर का L। तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, L कटेगा, एक L कट जाएगा, MT-2 A-1, MT-2 MT-2 A-1, सही है ना। चलो भाई, ये बीमा हो गया। तो अभी मैं केवल भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद जस्ट सीखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो अभी मुझे बायो सेवर्ट का नियम में बार बार चुंबकीय क्षेत्र वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र वर्ड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है इसका मात्रक। परिभाषा यहाँ पे रट्टा मारने की कोनो जरूरत नहीं है, परिभाषा नहीं पूछा जाता है, मात्रक याद रख लेना है। ठीक है, चलो बस सिर्फ क्या रखना है आपको, यहाँ से मात्रक याद रखना है। मतलब 10 मिनट की जो भी क्लास हुई होगी, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला। ठीक है, और साथ में अगर गॉस भी याद कर सकते हैं। चलो अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। इसको बढ़िया समझना। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम को बढ़िया समझना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बायो सेवर्ट के नियम पे अनुप्रयोग आता है। क्या आता है? बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग आता है। तो अनुप्रयोग हम लोग तभी लगा पाएंगे जब हमको बायो सेवर्ट नियम खुद बढ़िया से समझ में आया रहेगा, तभी ना, तभी बात बनेगी, अदरवाइज हमारी बात नहीं बनने वाली है। तो बात कब बनेगी? जब अपने को बायो सेवर्ट का नियम बढ़िया से समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। कुछ भी अधूरी चीज़ है यहाँ पे पूरा फुल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे अधूरी ना रहे बात। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। चलो भाई, बायो सेवर्ट का नियम। अब पता है बायो सेवर्ट का नियम भी आपसे पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से कोई वृत्ताकार लूप या कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बायो सेवर्ट का नियम याद होना चाहिए। अब देखो बायो सेवर्ट का नियम क्या याद रखोगे, तो भैया इसको फिगर के माध्यम से याद रख लेते हैं। किसके माध्यम से? फिगर के माध्यम से। ये अपना ललन टॉप फिगर है, ये जो हमने बना दिया ना टेढ़ा सा छोटा सा, ये कोई तार है। क्या है? ये कोई तार है, और इस तार में धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। कोई तार है, ठीक है, और इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस तार की लंबाई मान लेते भैया L है। ठीक है, तार की लंबाई कितनी है? L। इसकी छोटी सी लंबाई क्या हो जाएगी? DL। छोटी सी लंबाई क्या हो जाएगी? DL। अब हम छोटी सी लंबाई यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारी छोटी सी लंबाई DL है। इस लंबाई से इससे थीटा कोण बनाते हुए, क्या कोण बनाते हुए? चीटा नहीं, थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर, कितनी दूरिया पर? R दूरी पर कौनो बिंदु P है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन सी बातों पर निर्भर करता है? देखो ये dB। अब dB क्या आ गया सर? B मतलब, अभी बताया, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और D लग गया था छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र।
छोटी सी लंबाई के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, बड़ी लंबाई के कारण बड़ा चुंबकीय क्षेत्र। छोटी सी लंबाई क्या है dl, बड़ी लंबाई क्या है l, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र क्या है db, बड़ा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा b। ये सब छोटी छोटी बात समझते रहोगे ना तो अभी आपको बड़ा काम आने वाला है, ठीक ना। ये सब छोटी छोटी बात समझते रहोगे, आगे क्या है बड़ा काम आने वाला है। मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको रट्टा कम मारना पड़े, समझना ज़्यादा पड़े, ठीक है, समझना ज़्यादा पड़े। जब आप समझ करके करोगे ना तो चीज़ें एग्जाम में जो रटी हुई चीज़ होती ना, एग्जाम में जाने के बाद ना इतनी तेज भूलती है, का समझे ना का बताएं, आप समझ नहीं पाओगे कि आपके दिमाग में अइबे नहीं करेगी, और तब तक नहीं आएगी जब तक आप एग्जाम हाल से बाहर नहीं आ जाते। जैसे एग्जाम देकर के बाहर आओगे तब कहोगे यार तेरे की यह रहा, यही नहीं याद हो रहा था, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप समझ के चीज़ों को याद रखोगे ना तब वो जल्दी नहीं भूलेगा। तब आपको थोड़ा सा अगर मिस होता भी रहेगा तब भी थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओगे, इधर उधर चक्रियाओ बकरियाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रट्टा मारे रहोगे ना, रट्टा मारे रहोगे तो भैया तो गए तुम, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है। अच्छा, उस चीज़ को जो रट्टा भी मारे हो ना उसको 2-3 बार लिख करके, क्या लिख करके प्रैक्टिस करोगे तब काम चलेगा, तब काम चलेगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। तो रट्टा कम मारना है, समझना ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। बड़ी लंबाई l, छोटी लंबाई dl, पूरा चुंबकीय क्षेत्र b, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र db। छोटा चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया गया? क्योंकि छोटी सी लंबाई के कारण है। तो जो db प्रोपोर्शनल टू I होता है, db प्रोपोर्शनल टू dl होता है, db प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, db प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अब इसको अगर रट्टा मारना चाहते हो मारो इसको, ठीक है। अब मैं इसको समझाने नहीं जाऊंगा भाई ये क्यों ऐसे होता है, अब क्यों वाली बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखो, db प्रोपोर्शनल टू I, db प्रोपोर्शनल टू dl, db प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, db प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन चारों नियमों को मिला देने पर, जब चारों नियमों को मिला देंगे तो db प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटा r², db प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटा r²। अभी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे ना, प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटाते हो तो क्या ला कर आते हो? एक नियतांक लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? एक नियतांक। और नियतांक क्या था यहाँ पे? इसको क्या पढ़ते पता है? μ0। क्या पढ़ते? μ0। μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r²। तो अगर आपको क्या पूछे, बायो सेवर्ट का नियम पूछे तो बायो सेवर्ट के नियम में ये छोटा सा फिगर बनाना है और छोटे से फिगर बनाने के बाद इतनी चीज़ों को लिख देना है। शब्दों में कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। शब्दों में कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को शब्द लिखने की बीमारी होती है, कहते जब तक सर मैं शब्द लिखता नहीं तब तक मेरा दिल मानता नहीं। लो भाई तुम शब्द सुन लो जरा। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, मैं शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखने नहीं जा रहा हूँ, आपको सुनना है क्या ध्यान से। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के, ये धारावाही चालक है, किसी धारावाही चालक के सूक्ष्म लंबाई, किसी धारावाही चालक, यहाँ से यहाँ तक धारावाही चालक है, ये क्या है? सूक्ष्म लंबाई है। किसी धारावाही चालक के सूक्ष्म लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित, थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब यही बात लिख दो, ठीक है। ये बात लिखने के बाद यहाँ तक ये कर दो, यही क्या लिख दो? यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। यही बायो सेवर्ट का क्या है? नियम है। तो अब मुझे इतना उम्मीद है कि आप सभी लोगों को शब्द तो समझने आ गया है, शब्द बनाने आ गया है, शब्द को रटने नहीं आया है और रटना है भी नहीं, ठीक है। समझना है, समझ के शब्द बना देना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, और जगह ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ यहाँ पे शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना चीज़ याद हो गया ना। db बराबर μ0, मेरे साथ बोलो, db बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r²। एक बार और,
dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट का नियम पूछा जाएगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर ये डायरेक्टली लाइन आपको नहीं लिखने का मन कर रहा है तो यहाँ से लिखो, ये फिगर बनाओ, यहाँ से लिखो dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू DL, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। उपयुक्त चारों नियमों को मिला दो, dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर या dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इतना तो हुआ क्या अपना बायो सेवर्ट का नियम। अब देखो, अब कहानी आगे देखो, ये जो अपना है ना नियतांक, यहाँ पे नियतांक क्या है, म्यू 0 है, म्यू 0। जैसे आपका एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक को बीमा लगभग पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक या बीमा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन म्यू 0 का मान मात्रक बीमा जल्दी नहीं पूछा जाता है। तो क्या हम इसको याद नहीं रखें? क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बताने जाऊंगा 2 नंबर के लिए भाई छपने का पूरा चांस रहता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। और अपने आप समझ जाओगे। देखो भाई, म्यू 0/4 पाई एक नियतांक है, म्यू 0/4 पाई क्या है हमारा, एक नियतांक है। इस नियतांक में इस केवल म्यू 0 को, ठीक है, केवल म्यू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। वायु या निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। किसको बोलते हैं, म्यू 0 को। अरे तो बता दो एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू 0, ठीक है। चलो अब दोस्तों, जो ये म्यू 0/4 पाई है, इसका जो मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर किसका मान, म्यू 0/4 पाई का मान कितना, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, केवल म्यू 0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो दोस्तों आपके लिए ये जो मान है, ये मान न्यूमेरिकल लगाने में भी काम आएगा। ये मान अभी हम लोग एक जस्ट इसी के बाद एक और प्यारा सा डेरिवेशन देखेंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर बढ़िया से क्लियर हो गया। बायो सेवर्ट का नियम फिगर सहित ये मान फार्मूला याद हो गया ना। चलो भाई, अगर आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अगर याद कर ले रहे हो तो समझो कि मेरा मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत आपके लिए सफल हुआ। और आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वीडियो को देखने में, वो टाइम वेस्ट आपको लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। तब लगेगा। अगर आप नहीं याद कर पाए ना तो समझो भाई आप तुरंत वीडियो बंद करो और तुरंत कोई और तरीका ढूंढो जिससे आपको कुछ याद हो जाए। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो, अगर याद हो पा रहा है, अच्छा लग रहा है तो बने रहो। चलो भाई, और आगे अब हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो आगे देखने वाले हैं ना, देखो मैं बताने जा रहा हूँ आगे हम लोग देखने वाले क्या है। पहले देखो जरा, ये देखो ये देखने वाले हैं म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध। क्या देखने वाले हम लोग, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध। और ये आपका 2 नंबर में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में जो संबंध होता है वो आपके लिए 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको हम लोग देखो कैसे देखते हैं, ये अभी आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि सर ये तो हमें तुरंत याद हो गया, ठीक है। चलो भाई, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध को हम लोग देखो कितने प्यार से और कितने आसानी से निकालते हैं, ठीक है। और वहाँ से ये म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का संबंध 2 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर 2 नंबर में नहीं पूछता है ना तो इसको बना के और क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो भाई, तो म्यू 0 भी है और एप्सिलॉन 0 भी है। अभी हमने ताज़ा पढ़ा है म्यू 0 के बारे में, ताज़ा देखो ये पढ़ा हमने। क्या पढ़ा हमने भाई, हमने ये पढ़ा कि म्यू 0/4 पाई बराबर क्या होता है, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। हमने बताया एप्सिलॉन 0 आ रहा है। एप्सिलॉन 0 में देखो हमने ये पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जरूर पढ़ें भाई, बिना इसके पढ़े ये हमने यहाँ तक आ ही नहीं सकते हैं। इकाई 3 अगर पढ़ रहे हैं तो इकाई 1 जरूर पढ़े हैं, और इकाई 1 में हम ये जरूर पढ़े हैं कि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पढ़िए। अब देखो क्या करते हैं, इस समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर शब्दों में भी लिख सकते हो। तो μ0/4π जब भाग देंगे तो निचवा वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 4πε0/1 बराबर, ठीक है, 4πε0/1 बराबर, इधर देखो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर लिख देना, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। गुणे कर दें, जब गुणा करेंगे निचवा वाला ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर निचवा है ऊपर चला जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोनो दिक्कत परेशानी हो रही है? हमने सिर्फ क्या किया है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिए हैं। जब समीकरण 2 से भाग देंगे, जब भैया जिसका भाग देते हैं ना तो निचवा वाला ऊपर चला जाता है, बीच में हम जब गुणा लगाते हैं तो बटे का बटा नहीं किए हैं, ठीक ना। चलो अब देखो जरा, अब देखो कुछ लोग अपने में कट मर जाएंगे। देखो 4π से रहा नहीं गया, कर गए। न्यूटन से भी नहीं रहा जा रहा है, ये लोग भी कर गए। ठीक है, जो बचा क्या, μ0/0 बचा। यहाँ पे क्या बचा, μ0/0, और कुछ बचा नहीं। ध्यान से देखते चलो, एकदम ध्यान से, प्यार से। ये देखो -7 है, मुझे माइनस अच्छा नहीं लगता, मैं प्लस बनाता हूँ उसको। ठीक है, प्लस बनाने के लिए निचवा भेज दो, ऊपर आ क्या बचेगा, कूलम स्क्वायर बटे 9 × 10⁻9। ठीक है, 9 × 10⁻9, ये माइनस है, निचवा आया तो प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या है भाई, एम्पियर स्क्वायर है केवल ना, ये एम्पियर स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, एम्पियर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा है कूलम स्क्वायर। ठीक, इतना चीज़ हमारा बचा हुआ है। अब जरा दोस्तों देखो ध्यान से एकदम, अब हमें ध्यान से ये देखना है कि 9 × 10⁻9, 9 7 क्या हो जाएगा, 16। एकदम भाई, 9 7 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर 16 हो गया तो यहाँ पे किधर क्या बचता है, μ0/0 बराबर, अब देखो कूलम को देखो क्यों, कूलम मतलब क्यों बराबर I × T पढ़े ना, एकदम पढ़े होगे। क्यों बराबर I × T, यानी कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड। तो घात 2 है तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। भाई क्यों बराबर होता है I × T, I मतलब एम्पियर, T मतलब सेकेंड। तो मात्रा की बात करते हैं एम्पियर सेकेंड, तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। नीचे में देखो 9 × 10⁻16, 9 7 16, 9 × 10⁻16, और यहाँ पे क्या बचा, गुणे यहाँ पे क्या बचा भाई, एम्पियर स्क्वायर बटा नहीं भाई, बटा नहीं है, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो, देखो एम्पियर स्क्वायर फिट कर गया, एम्पियर स्क्वायर फिट कर गया। तो μ0/0 बराबर 1/3 × 10⁸ मीटर, और ये जो सेकेंड है इसको नीचे भेजोगे बटे सेकेंड हो जाएगा, बटे सेकेंड का होल स्क्वायर। इतना सा लिख सकते हैं ना। देखो भैया 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁸16, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये पता है किसका मान है, निर्वात में प्रकाश की चाल का सही। μ0/0 बराबर 1/c², μ0/0 बराबर 1/c²। तो दोस्तों ये हमारा 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, μ0/0 बराबर 1/c² कैसे निकल गया, बहुत ही आराम से हमने आपको समझाया। इसको समझाने के लिए आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, μ0/4π बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 2 चीज़ें अगर आपको याद है,
बस 1 में 2 का भाग दो, चाहे 2 में 1 का भाग दो, ये आपके ऊपर है। अब जरूरी नहीं कि 1 में 2 का भाग दो, ये आपके ऊपर है। चाहे 1 में 2, चाहे 2 में 1 भाग दो। भाग देने के बाद उसको थोड़ा मोड़ा सॉल्व करो और बेसिक चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हो उसका आप लोग यूज करो। उसके बाद आपको धीरे धीरे प्यार से सॉल्व करते करते क्या निकल के आएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c²। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए पक्का है ना, आ जाएगा। छोड़ोगे नहीं छोड़ना, अगर छोड़ के आ जाओगे ना फिर बेकार है, फिर बेकार है। ठीक है, चलो अब देखो 1 नंबर में और क्या टपक पड़ता है। 1 नंबर में ये टपक पड़ता है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान पहला चीज, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक, और दूसरा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की बीमा, मात्रक, मान, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो क्या मान होगा। मान तो देख रहे हो सामने कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर का मान क्या होता है, सामने लिखा हुआ एकदम सामने, 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये मान होता है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान होता है। ठीक है, अच्छा मात्रक क्या होता है, मात्रक भी देख लिया आपने, क्या होता है मात्रक, मात्रक कहोगे 1/मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, या फिर आप कहो सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है, मात्रक है। बीमा क्या है, तब बीमा देख लो भैया, बीमा मात्रक से निकालते हैं, सेकंड का t2, मीटर स्क्वायर का L2 ऊपर आ जाएगा L-2, L-2 t2 लिखो, L-2 t2 लिखो, चाहे आप t2 L-2 लिखो, दोनों बतिया एक हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना। तो आप इसको जब निकाल लोगे ना तो आपको ये एक नंबर वाला चीज़िया भी आप बढ़िया तरीके से कर लोगे। पता है कितने लोग गलती क्या करते हैं, कितने लोग गलती ये करते हैं ना, म्यू 0 का अलग से मात्रक लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 का अलग से मात्रक लिखेंगे, तब जाके इसका मात्रक निकालेंगे। तो भैया वहाँ बहुत बड़ी गलती करते हो, वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको यहाँ ये फार्मूला क्यों बताया गया है, अचार डालने के लिए नहीं, ये फार्मूला इसीलिए बताया गया ताकि आप इसका मान, मात्रक, बीमा आसानी से बता सको। इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन के माध्यम से आप मान, मात्रक, बीमा सब कुछ बता सको। लेकिन अगर ये मात्रक पूछ लिया जाए, म्यू 0 बटा एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ, अब इसका मात्रक बताने के लिए आपको म्यू 0 का मात्रक पता होना चाहिए। म्यू 0 का मात्रक अभी हमने क्या बताया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये रखो, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक याद रखो। जब ये दोनों मात्रकवा याद रखोगे, यहाँ पे रखोगे मुस्कुरा के, तब जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको म्यू 0 बटा एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा, म्यू 0 बटा एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल के आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कितना समझ में आ गया, इतना मज़ा आ रहा है ना भैया। चलो मज़ा जो आ रहा है तो उस बात को थोड़ा कमेंट में दिया करो ना, यहाँ से बहुत मज़ा आ रहा है, और जो ना मज़ा आया करो वो भी बताया करो। ठीक है, कोई सजेशन वगेशन वो भी दिया करो, तुम्हारा सजेशन मेरे सर आँखों पर है। चलो इतना चीज़ें हमको समझ में लगता है भाई, सबको समझ में आया। हम लोग पहुँचे थे भाई बायो-सेवर्ट के नियम पे और थोड़ा सा भटक गए। नहीं भाई भटके नहीं है, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना था ना। ये चीज़ को अगर यहाँ पे नहीं बताते तो फिर कहाँ बताते। अब हम लोग आते हैं बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करते हैं। अब बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करेंगे भैया। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो मैं आज पता है जो मैं रिविज़न करा रहा हूँ ना, इसमें रिविज़न को इस इतना माइंड में रख के रिविज़न करा रहा हूँ कि आपके लिए ये टाइम कितना गोल्डन टाइम है। ठीक ना, आपके लिए ये टाइम कितना गोल्डन टाइम है, कितना सुनहरा टाइम है कि आप लोग उस क्वेश्चन पर, उस टॉपिक पर समय दो जो आपको नंबर दिला दे, जो आपके एग्जाम में छप जाए, जो आपको अच्छा परसेंटेज बनाने में सहायता कर सके। ठीक है, ये नहीं कि आम घास हर चीज़ यहाँ पे। अब भैया हम लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ भूखे हैं नंबर के। ठीक है, हमारी भूख किसकी है, नंबर की है। ज्ञान की भूख बहुत थी, और जब पेपर दे लेंगे ना, जो ज्ञान अधूरा रहेगा फिर ज्ञान के लिए पढ़ेंगे। बहुत समय है ज्ञान को पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए। अभी समय ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए पढ़ना है कि हमें वो चीज़ करना है, उस चीज़ को पढ़ना है
जिसको हमें देख करके लगे ये क्वेश्चन फंस सकता है, इस क्वेश्चन को जरूर रट लेना है, जरूर समझ लेना है, जरूर याद रख लेना है, उस क्वेश्चन को हमें समय देना है। सब क्वेश्चन को नहीं बैठ करके चुंबक कितने प्रकार का होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के खुद रखा हुआ है, ठीक ना, झव्वन भर का पढ़ा के रखा हूँ। तो झव्वन भर का नॉलेज लेकर के क्या करोगे जब आपका परसेंटेज में नहीं बना। आपको अभी क्या है, अभी जो टाइम चल रहा है कि हमें जस्ट हमारे सामने एग्जाम है, तो जस्ट हमारे सामने एग्जाम है तो हमको अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक ना। तो अभी नॉलेज के लिए तो बने भाई, हम लोग कितने दिन से नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए, ठीक है। अब इसको दूसरी बात में मत लेना कि सर अरे आप नंबर की भूख हमको बता रहे हैं, ऐसा कुछ मत लेना भैया। मेरे देखो, आप नंबर बढ़िया पाओगे ना तो आपका नाम बढ़ेगा, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह पे भाई, जब नंबर अच्छा पाओगे तो नंबर अच्छा कौन लाता है, जो पढ़ने में ठीक होता है। आप चीज़ों को भाई यहाँ पे आपका माइंड ये होना चाहिए कि गेस करना, कि मैं किस चीज़ को गेस करके अच्छा समझ करके, भाई देखो समय आपके पास इतना नहीं, पूरी बुकिया को अच्छे से पढ़ें। पतन कितना न्यूमेरिकल लगाया है, पतन कितनी थ्योरी, सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आए और कह दे चलो भाई मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। कितने दिन से हम लोग यहाँ पे वीडियो पढ़ा रहे हैं, इंटर की आपकी लगभग 200 वीडियो होने वाली है। अब मैं अगर 200 वीडियो को फिर से रिवीजन करवाऊँ, क्या पॉसिबल है? आप खुद कहोगे नॉट पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से पूरी बुकिया को पढ़ना खाली फिजिक्स से पढ़ना है नहीं ना, सब कुछ पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब कुछ देखना है समय। तो जब हमको सब कुछ देखना है और इतने ही दिन का समय है, तो अपने को क्या है कि वही चीज़ को समझना है, वही चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। चलो बाकी A to Z हमको यहाँ पे नहीं समय है ना पढ़ने को। चलो अब आते भाई हम लोग को जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताया कि बायोसेवर्ट के नियम का यूज करके हमको क्या करना है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ठीक है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये भैया बड़े नंबर के लिए है। ये धारावाहिक कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, और भाई इसी पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। कोई वृत्ताकार धारावाहिक लूप या कुंडली है, उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब सीखने वाले। तो इसको सीखने से पहले हम लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम को सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम, दिशा को ज्ञात करने के नियम को हम लोग पहले यहाँ पे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। अब आपको इंटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम नहीं पूछता है, नियम नहीं पूछेगा कि इस बताओ ये नियम कैसे लगाया जाता है, ये नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को पूछेगा। अब इस चीज़ को आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने का आप नियम सीखे रहोगे, ठीक है। चलो अब मैं भाई अब इस पे नियम पे आता हूँ। तो नियम पे हमारे 2 नियम है, ठीक है। एक हमारा है, ठीक है, एक हमारा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। एक नियम हमारा क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। एक हमारा है मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं भाई, ये दूसरे मैक्सवेल है, ठीक ना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब ये 2 नियम हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये दोनों नियम हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनको निकालने के लिए हमें तरीका तो पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब देखो कैसे, दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, दाहिना हाथ कौन सा होता है, जिस हाथ से खनवा खाते हो, जिस हाथ से खनवा खाते हो भाई दाहिना हाथ है, ठीक है। कभी कभी लोग गलती में बता देते ये वाला जिस हाथ से खनवा नहीं खाते हो, ठीक है। तो आपको गलती इस पर ध्यान देना है, जो हाथ से खाना खाते हो ये अपना क्या है, दाहिना हाथ है। कुछ लोग अपवाद में होते हैं, उनकी बात नहीं करनी है। तो अपना दाहिना हाथ यही भाई, जो मैं इस हाथ से मैं भी खाना खाता हूँ दाहिने हाथ से ही, ठीक है, नहीं खाता रहूँगा तभी फिर बोल दूँगा। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, तो पहले मैं बायोसेवर्ट वाला थोड़ा सा आपको डेमो फिर दिखा दूँ। ये देखो भाई, अभी हमने बायोसेवर्ट के बारे में सीखा है, ये बिंदु P था, यहाँ पे R है, ठीक है। चलो इसका यूज है ना,
यहाँ पे धारा समझो ऐसे बह रही है। तो दाहिने हाथ के हथेली के नियम के अनुसार, दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जो चालक है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में फैलाएं। अंगूठा किधर होना चाहिए? जिधर चालक में धारा बह रही है। फैली उंगलियां वहां होना चाहिए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अंगूठा किधर फैलाना है, बल्कि बोल दिया करो, अंगूठा किधर फैलाना है? जहाँ जिधर चालक में धारा बह रही है, मतलब बोले तो धारा की दिशा में। अंगूठा किधर फैलाना है? धारा की दिशा में। फैली हुई उंगलियां किधर होना चाहिए? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। फैली हुई उंगलियां कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। फैलाओ भाई इसे। अंगूठा धारा की दिशा में, ये फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब देखो धक्का देने की दिशा, अभी धक्का ऐसे देंगे, धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हो गया, तुम निकाल लेगे। अब तुम अगर मिलेगा तुम निकाल ले जाओगे, क्योंकि इतने बढ़िया से तुमने सीखा है, हमने समय दिया है कि अंगूठा किधर करना है? धारा की दिशा में। फैली उंगलियां किधर करना है? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अरे भैया, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? यहाँ पे अंदर की ओर। अंदर का चिन्ह क्या है? क्रॉस है। अच्छा, अगर मैं धारा ऐसे बना देता तब? अब बताओ भाई, अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। ये देखो भाई, कैसे करूँ यार भाई, ये मेरा दाहिना हाथ है ना? हाँ सही है। अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में है। कैसे? देखो देखो, मैं भी गड़बड़ा रहा हूँ ना। अंगूठा अंगूठा हमको किधर कर देना है? अच्छा, अगर मान के चलो मैं अभी धारा ऐसे किया हूँ, ठीक है, अभी मान के चलो भी मैं धारा इधर किया हूँ और हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निकालना है। तुम भी कहोगे सर खुद फंस रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे ना थोड़ा खड़े होने के बाद पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। चलो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए धारा ऊपर जा रही है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकालना है। अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जहाँ पे निकालना है। धक्का बाहर की ओर। अब यहाँ पे किधर आ गया? ये बाहर की ओर आ गया। किधर आ गया? बाहर की ओर आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर बाहर कैसे हुआ? ये समझ में आ गया ना? अंदर बाहर अभी तक दिक्कत हो रहा था ना, जब मैंने शुरू में बताया अंदर बाहर, यहाँ पे क्लियर हो गया। कौन सा नियम लगाने से? दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा दिशा में। फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दिशा कैसे निकलेगा? लंबवत धक्का देने पर, या तो अंदर या तो बाहर, या तो लंबवत या तो बाहर। अब इसको लगाने का नियम नहीं, बस सीखना है, नियम है क्या, बाकी लगाना नहीं है। देखो भैया, जैसे मान चलो कि हमारा कोनो पेंचकस है। पेंचकस को कौन से हाथ में पकड़ना है? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम दाहिने हाथ में पकड़ना है। यहाँ पे नहीं लिखा गया दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती, मतलब दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार अगर कोनो पेंचकस को दाहिने हाथ में पकड़ लो और दाहिने हाथ में पकड़ करके, ठीक है, पकड़ करके, और ये देखो कि जो ये नोक है ना, ये नोक उधर हो जिधर चालक में धारा बह रही है। अगर चालक में धारा ऐसे बह रही है तो नोक ऊपरा होना चाहिए। चालक में धारा इधर बह रही है तो नोक निचवा होना चाहिए, ठीक है। नोक किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में होना चाहिए। अब नोक मतलब इस पेंचकस को पकड़ करके जब घुमाओगे तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो भैया इसको केवल जानना है, बाकी हमको लगाना कौन सा है ये, इसको लगाना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा लगा सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, कुछ भी कर सकते हो आप, उसको मैं रुकने वाला नहीं हो, लेकिन आपको लगाना कौन सा है? ये वाला लगाना है, ठीक है। चलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका आप तो जान गए ना। चलो अब देखो हम लोग जो यहाँ पे धारावाही वृत्ताकार, अच्छा अभी धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनाई नहीं है, लेकिन चलो मान लो ये, अगर ये हमारा कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ये क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। मान लेते इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। एक और कुंडली बनाते हैं, इसमें मान लेते धारा इधर प्रवाहित हो रही है। अब इसके सेंटर पर देखो कहाँ निकालना है? केंद्र पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे? ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कैसे निकालोगे? हमने क्या बताया? अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। अंगूठा देखो, ये वाला अंगूठा, प्यार से देखो, अंगूठा किधर हो गया? चालक बहने वाले, ये फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बोलो किधर होगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा बाहर की तरफ, बोले तो डॉट चिन्ह। यहाँ पे देखो अंगूठा हो जाएगा चालक बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा। फैली हुई उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किधर होगा? अंदर की ओर होगा। किधर होगा? अंदर की ओर होगा। समझ में आ गया ना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना। अगर दोस्तों आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने आ गया तो समझो ये चैप्टर आपने लगभग 30% तो वैसे ही सीख लिया। 30% वैसे सीख लिया, न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिला करके। न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिला करके समझो आपने 30% तो वैसे ही सीख लिया। ठीक है, क्या मजा है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने में कितने लोगों को वहाँ पापड़ बेलना पड़ता है, समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्या उनको क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं समझ पाते, मेरे खुद नहीं समझ में आता है। ठीक है, आपने देखा, आपने सीखा, आपको तो एकदम याद ही हो गया होगा। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा दिशा में, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। हमने यहाँ 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 4 एग्जाम्पल लेकर के आपको सिखा दिया कि आपको खुद याद हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बना लेते हैं वृत्ताकार कुंडली। अब देखो यहाँ पे कुंडली कैसे बनाते हैं और कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, वही आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक ना, क्या है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको आपको हर हाल में सीखना है। ठीक है ना, इसको आपको छोड़ना नहीं है भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको अगर छोड़ दिए ना पछता के रह जाओगे अगर एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, पछताना नहीं है ना, छोड़ना नहीं इसको। अब देखो शुरुआत कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखने लिखने वाला काम मैं केवल बोलूँगा ना, उसको आपको समझना है। लिखने वाला चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। एक बार नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे ले जाओ, सुनो, थोड़ा समझो क्या बोला जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, समझने वाली चीज़ को समझो। ठीक है, शब्द को समझो, बाकी अपने आप को क्या है यहाँ पे डेरिवेशन सीखना है। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने क्या कर लिया भाई, कोई कुंडली बना दिया। ठीक है ना, ये हम कोई कुंडली बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, कोई कुंडली बना दिया भाई। ठीक है, चलो भाई ये हम कुंडली को समझो कि इस पर तार है बहुत सारे ऐसे लपेट करके कुंडली बना दी गई है। ठीक ना, ये क्या कर दिया, कोई कुंडली बना दिया गया है। अब मान लेते हैं कि कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा की दिशा है। ठीक ना, धारा कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। अब धारा को हमने मान लिया आई। कहाँ पे निकालना है, धारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये वृत्ताकार है कि नहीं, एकदम है। कुंडली या लूप, इसी को लूप भी बोलते हैं। कहाँ निकालना है, केंद्र पर। यहाँ पे केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके नियम से लगाना है, बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है। ये खुद आपको क्वेश्चन वाला दिया रहेगा, बायो-सेवर्ट के नियम से आपसे खुद उसमें पूछेगा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है और इसका ये सेंटर है और सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले दिशा निकाल लेते हैं, पहले काम कर लेते दिशा का। हमने क्या बताया, अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा हो गया। फैली हुई अंगुलियां कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। धक्का किधर होगा, तुम्हारे मुँह की तरफ होगा। धक्का किधर होगा, देखो तुम्हारे मुँह की तरफ हो जाएगा ना। ठीक है, मुँह की तरफ हो जाएगा धक्का, मुँह की तरफ बोले तो बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो बी होगा वह किधर हो जाएगा, बी हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी। अब दोस्तों हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है, तो यही नियम भूल गए क्या, ये वाला नियम याद है ना, एकदम याद है, भूल कैसे सकते हो इसको। ये तो अपना बड़ा फेवरेट नियम है ये बायो-सेवर्ट नियम। ठीक, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि अगर बहुत बड़ी लंबाई है, चाहे कुछ भी लंबाई है, उसके लिए अपने को क्या करना होता है, छोटी सी लंबाई का मान लेना होता है। क्या करना होता है, छोटी सी लंबाइयाँ मान लेनी होती है। छोटी सी लंबाई हमने क्या मान लिया, डीएल, और इस डीएल से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु पी होता है। उस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का जो अपना फार्मूला है वह फार्मूला है कि डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी हमने आपको अभी हमने ताज़ा सिखाया है। ठीक है, ये सिखाया हमने। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे करते क्या है, छोटी सी लंबाई लेना पड़ेगा। यस, क्यों, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे छोटी सी लंबाई ले लिया, ये हमने छोटी सी लंबाई ले लिया। पूरी लंबाई एल है, इसकी छोटी सी लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल। तो ये छोटी सी लंबाई क्या है, समझो डी एल है। इस डी एल के कारण हमें सेंटर पर यानी इतनी दूरी पर, देखो ये दूरी क्या है, ये वाला, ये दूरी हमने क्या मान लिया, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। ये यहाँ पे कोण थीटा है, तो यहाँ पे कोण थीटा नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, क्यों नहीं होता है, समझो जरा। आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, और वृत्त के सर्किल यानी परिधि से इसके केंद्र पर अगर कोई रेखा खींचते हो तो ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। हम लोग यहाँ पे थीटा कहाँ फालतू लिखे, थीटा का काम कौन कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इस छोटी सी लंबाइया के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बताओ भाई, छोटा ही होगा। और छोटा चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे, डीबी से।
छोटी सी लंबाई के कारण जो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वह छोटा सा होगा और छोटे से चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे, dB से लिखेंगे। अब dB का मनवा क्या हो जाएगा, जो dB का मनवा हो जाएगा dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl साइन 90 अंश बटा r स्क्वायर। अब कितने लोग सोच रहे हो सर आपने शब्द बताया नहीं, शब्द कैसे लिखेंगे, देखो भाई शब्द कैसे लिखोगे, माना कैपिटल L लंबाई का, ठीक है, अपने मन से हमने क्या मान लिया, L लंबाई का, माना कैपिटल L लंबाई। अब क्यों, ध्यान से सुनो, आपको भी वैसे लिखना है। ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक ये तार है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक तार है और कितनी लंबाई का है, L लंबाई का। माना L लंबाई के एक तार को मोड़कर R त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली या लूप बना दिया गया है। आपको याद करने वाली चीज़ है, एकदम नहीं। माना स्मॉल L लंबाई के एक तार को मोड़ करके स्मॉल r त्रिज्या का एक लूप या कुंडली बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए इस पर एक छोटी सी लंबाई dl लिया गया है और इस dl के कारण यदि बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो, यदि इस dl के कारण बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो, भाई मैं केवल B की दिशा बताने के लिए B लिखा था ना, बाकी यहाँ पे देखो मैंने dB लिखा, छोटी सी लंबाई के कारण छोटा चुंबकीय क्षेत्र। यदि इस dl लंबैया के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो, तब किसके नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। तब बायो सेवर्ट के नियम से क्या, dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। शब्द लिख लोगे ना, रट्टा मारना पड़ेगा, नो बाबा नो। साइन 90 अंश का मान 1, तो dB बराबर क्या हुआ, म्यू 0/4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर। चलो भाई हमें dB निकल के आया, लेकिन सर हमको dB निकालना है नहीं, अपने को क्या चाहिए, B चाहिए। अपने को क्या चाहिए, B चाहिए। और B क्या है, B है पूरी लंबैया के कारण, पूरी लंबैया के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरी लंबैया के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, तो भैया मेरे इसका समाकलन कर दो ना, क्या कर दे, इसका समाकलन कर दे, दोनों पक्षों का उचित सीमा लेकर के क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का उचित सीमा लेकर के क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब देखो समाकलन कैसे करेंगे, डरना मत मेरे भाई समाकलन से। समाकलन dB बराबर समाकलन म्यू 0/4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर। समाकलन से बहुत डर लगती है ना, एकदम मत डरो, एकदम मत डरो, एकदम आसान समाकलन है यहाँ पे। अब देखो लिमिट क्या लगा दी, जब देखो लंबाई हमने कुछ नहीं लिया था, अरे जब कुछ लेबल नहीं करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एकदम नहीं। अरे जब कुछ लंबाई नहीं लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुछ नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, जब लंबाइयाँ पूरी हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी पूरा हो जाएगा। बोलो भाई मजा आएगा नहीं, जब लंबाई पूरी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र भी पूरा हो जाएगा, मतलब B हो जाएगा। लंबाइयाँ पूरी कितनी है, L है, जब L लंबाई हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र अपना B हो जाएगा। अब बताओ, हमने आपको तरीका बताया है, अगर D के आगे कुछ नहीं लिखा है, देखो मैं सूत्र पे नहीं आ रहा हूँ, समाकलन के सूत्र पे नहीं आ रहा हूँ, D के आगे कुछ नहीं लिखा है, पिछवा वाला समाकलन लो भाई। अब इससे आसान अब क्या चाहते हो बताओ भाई। यहाँ पे देखो म्यू 0/4 पाई आई अपान r स्क्वायर समाकलन dl 0 से l। अब आप सोचोगे सर आप कैसे इतने को बाहरिया दिए, हम कैसे पता पाएंगे, मुझे रोना आ रहा है। देखो भैया कैसे, देखो जरा तो देखो, तो देखो कैसे आप समझोगे। हमने आपको बताया है कि जिसके साथ D लगा है वही अंदर रहेगा। गजब, मजा है ना, जिसके साथ D लगा है वही अंदर रहेगा, बाकी सब लोग को बाहर कर दो। सबको देखो हमने बाहर कर दिया, D किसके साथ लगा है, L के साथ, L वाला अंदर रह गया, ठीक। अब देखो B का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, यहाँ पे देखो म्यू 0/4 पाई आई अपान r स्क्वायर, आई अपान r स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ पे D के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन, D के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन, और पिछवा वाला समाकलन क्या हो गया, L, लिमिट क्या है 0 से L, ठीक है। तो B माइनस 0 मतलब B म्यू 0/4 पाई आई अपान r स्क्वायर L माइनस 0, L माइनस 0 मतलब क्या होगा, L होगा। तो B बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान r स्क्वायर इंटू L,
एल मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अरे भाई अगर कोई तार है, तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए और उसकी त्रिज्या दे दिया जाए तो वह एल किस में बदल जाएगा, 2 पाई आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 2 पाई आर में बदल जाएगा। तो यहाँ भी अपना क्या हो गया, एल की जगह पे 2 पाई आर म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और यल की जगह यहाँ पे 2 पाई आर। यल की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर लिख दिया, क्योंकि भैया वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, ये देखो आर आर एक आर से कट गया, पाई पाई से कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो बचा का सब इतने लोग कट गए, बर्बाद हो गए, तो बचा का म्यू 0/2 आई अपान आर बचा, म्यू 0/2 आई अपान आर बचा। अरे तो यही तो है, यही तो है। कौन, अरे पहचानो जरा इसको, दोस्ती कर लो इससे। म्यू 0/2 आई अपान आर, यही है अपना वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यही है। अगर ये कब के लिए है, जब कुंडली में तार के एक फेरे हों, खाली एक फेरा। अगर बहुत सारे फेरे लगा दिए जाएं, बहुत सारे फेरे मतलब n फेरे, म्यू 0/2 एन आई अपान आर, ठीक है। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा गजब गजब लगाने को। बाकी ये डेरिवेशन अभी के लिए डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन समझ में आ गया ना। हमने पूरा समय लिया, आपको कुछ भी रट्टा मारने के लिए हमने नहीं कहा, ठीक है। केवल समझना है और इस तरीके से समझना है कि हम लोग 1-2 बार और अभ्यास कर लेना, ताकि एग्जाम में भूले ना, ठीक है। और एग्जाम में आ जाए तो इसको छाप कर आए, ठीक है। और बड़ा नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी तक हमारा बड़े नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है इतनी देर में। अब देखो, अब थोड़ा तेज पकड़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपका पहला हो गया, शुरुआत तो हो गई है, अब थोड़ा तेज हो जाएंगे। अब देखो कितना तेज होगा, आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इसको मिटा देना, चलो भाई मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप की अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वो भी बायो-सेवर्ट के नियम से है और ये भी बायो-सेवर्ट के नियम से। जो अभी निकाले हैं ये तो बायो-सेवर्ट के नियम से निकाले ही हैं, और जो निकालने जा रहे हैं वो भी बायो-सेवर्ट के नियम से ही निकालने जा रहे हैं, ठीक है। कुंडली या लूप की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कुंडली या लूप की अच्छी, देखो अक्ष के अनुदिश नहीं पूछता है, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। क्या पूछता है, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। अच्छी स्थिति में, देखो मैं चुंबकीय ऐसे लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र। और लगाना क्या रहेगा, बायो-सेवर्ट का नियम। कैसे पता चलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। बायो-सेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया समझोगे आपको मजा आ जाएगा। तो शब्द भाई ज़्यादा फोकस करना नहीं, कब शब्द हमें केवल बनाने सीखना है। शब्द क्या करना है, बनाने सीखना है। लो भाई बनाने सीख लो, आ जाओ भाई। ये हमने मान लिया कोई हमारा वृत्ताकार कुंडली है। ये क्या है, हमारा कोई वृत्ताकार कुंडली या लूप है। तो एक और बना देते हैं या, ठीक। ये क्या है, हमारा कोई वृत्ताकार कुंडली या लूप है, और इस लूप के कारण अच्छी स्थिति में, ये देखो ये हमारा हो गया अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है, थोड़ा और बढ़ा ले, या अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है P है, अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, और इस बिंदुआ पर हमको करना क्या है, इस बिंदुआ पर हमको करना क्या है, अरे भैया चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी r है, r ना लेकर के x लेते हैं। अभी मैं इस पे x भी चर्चा कर रहा हूँ, क्यों मैं x ही माना, r क्यों नहीं माना। अभी तक हम लोग ज़्यादातर r मान लेते थे ना, यहाँ पे x क्यों माने। चलो क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसका नियम लगाना है, बायो भैया का नियम लगाना है, बायो-सेवर्ट भैया का, ठीक है। चलो अब देखो कैसे लगाते हैं। बायो-सेवर्ट भैया ने अपना नियम बताया था ऐसे कि भैया देखो कोई भी लंबाई हो, उस लंबाई पर एक छोटी सी लंबाई मान लेना, उससे थीटा कोण बनाते हुए अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर, क्या बोला, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ना, उसके लिए सूत्र होता है म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर।
μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि कोई बड़ी सी लंबाई हो, बड़ी सी लंबाई से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, छोटी सी लंबाई लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटी सी लंबाई लेना पड़ेगा। तो छोटी सी लंबाई लिया गया dl, और इस dl के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का ये फार्मूला है। इस फार्मूला है बायो-सेवर्ट का नियम। तो क्या यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे? यस। क्यों? क्योंकि भैया उन्हीं के नियम से तो निकालना है, उन्हीं के नियम से तो निकाला है। अब देखो आते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये बायो-सेवर्ट का नियम का लगाते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम को लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? एक छोटी सी लंबाई। लो भाई, छोटी सी लंबाई हमने क्या ले लिया? dl। छोटी सी लंबाई क्या ले लिया? dl। अब इस dl को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है, dl को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। जो मिला देते हैं तो अब देखो ये दूरी r माना गया ना यहाँ पे, इसीलिए हमने दूरी r को मानने के लिए बायो-सेवर्ट के जैसे ही दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ये r माना, इसीलिए यहाँ पे x मान लिए थे। चाहते यहाँ पे r ले लेते, लेकिन ये बायो-सेवर्ट का नियम हूबहू यहाँ पे नहीं आ पाता। हूबहू वही चीज़ दिखाने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम को ही हमने डिस्टेंस को r यहाँ पे माना, x हमने यहाँ पे मान लिया था, ठीक है। अब देखो ये फिगर ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक और ले लेते। जैसे हमने भाई बताया ना, इस पर हम बहुत सारा ले सकते हैं। अभी एक या 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, बहुत सारा ले सकते हैं। तो मैं 2 ले लेता हूँ। ये देखो एक और या, ठीक है, ये हो गया ना। चलो भाई, ये अच्छा लग रहा है यार, चलो फिगर अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा लगने से मतलब थोड़ी है, आने से मतलब है कि ये क्या हो गया r, ये हमारा क्या हो गया? dl हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ये जो लूप है, लूप की त्रिज्या क्या है? a है, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो dB का मान आएगा, dB का मान वही आएगा। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जो हम देखो यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, इस वाले कोण को क्या मानते हैं? थीटा। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे याद करो कि यहाँ पे कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कैसे होता है? प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियो पड़ी है, वहाँ पे जाके देखोगे, आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि 90 डिग्री कैसे है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जानना है कि यहाँ पे कोण कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीटा कितना ले रहा हूँ? 90 डिग्री। क्यों ले रहा हूँ? वहाँ पे मैंने बता दिया। तो dB कितना हो जाएगा? जो dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, धारा क्या जा रही है? I। अच्छा, I हमने मान लिया धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, I। ये धारा I की डायरेक्शन है, ठीक है। ये धारा हमारी ऐसे I प्रवाहित हो रही है। μ0/4 पाई आई dl साइन 90 अंश बटे r स्क्वायर। 90 अंश का मान 1 अगर लिख दें तो dB बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर। आई dl बटा r स्क्वायर, ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं भाई? एक बार जरा मैं देख लूँ आपको। चलो भाई, दिख रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, एकदम दिख रहा है। dB बराबर μ0/4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर, ठीक। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया किसके लिए? इस छोटी सी लंबाई के कारण। ये तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल के आया, दिशा किधर आएगा? ये तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल के आया है, दिशा किधर निकल के आएगा? देखो दिशा कैसे निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने जा रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको क्या बताया है कि अंगूठा अपना किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में, ठीक है। अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। और फैली हुई उंगलियां कहाँ होना चाहिए? जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। धारा इधर देखो ऐसे जा रही है, धारा दिशा में क्या कर देना? अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये देखो उंगलियां, ध्यान देखना, ये अंगूठा किधर है? देखो धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियां कहाँ पे है? चुंबकीय क्षेत्र। इस वाले लंबाई के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की ओर बोले तो है देखो कुछ है ऐसे, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बना दे भाई, थोड़ा अच्छे से देखो, ये मैं अच्छे से बना रहा हूँ, गज आपका अच्छा है ना। ये देखो ये ऐसे यहाँ पे गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये अंदर की ओर आया है, ठीक है। ये किसके लिए आया है? अंदर की ओर आया है। और इस लंबाइया को और बढ़ा सकते हैं भाई, अच्छी स्थिति बहुत लंबी हो सकती है, अच्छी थी अंदर की ओर। अगर ये बाहर की ओर आता है, ऐसे बाहर की ओर आता तो हम लोग ऐसे उठा देते ना, अंदर की ओर आया, ठीक। अच्छा, इस वाली लंबाई क्या है? इस वाली लंबाई में धारा देखो ऐसे जा रहा है अंदर की ओर, मतलब धारा बोले तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे अंदर की ओर। कहाँ? अंदर की ओर। धारा देखो ऐसे अंदर की ओर। फैली उंगलियां कहाँ पे है? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। धक्का किधर होगा? बाहर को, ऊपर, ऊपर होगा ना। देखो ऊपर करो, यह, ठीक है। मजा आ गया ना कि ये हमने डायरेक्शन dB ऊपर क्यों गया, dB नीचे क्यों आया? मजा आ गया ना, dB। अच्छा, मान लेते हैं ये कोण फाई, अपने मन से ये कोण फाई मानते हैं। अच्छा, ये कोण अगर फाई है तो ये कोण क्या होगा? फाई होगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ सब यहाँ पे है, ये भी कोण हमारा क्या होगा? फाई ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो दोस्तों होता है ना, देखो तल के लंबवत होता है, हमने बताया ना, तल के लंबवत अंदर की ओर,
तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये तल है तल के लंबवत, ये तल है तल के लंबवत है, तल है ये तल के लंबवत है। अच्छा, जब ये लंबवत है तो हम लोग, अच्छा अगर हम चीज़ कोई एक ऐसी रेखा खींच देते हैं और इसको हम यहाँ भी बढ़ा देते हैं या ऐसे पूरा, देखो मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डीबी है, डीबी के घटक मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? डीबी के घटक मिलेंगे, लंबवत घटक मिलेंगे, क्षैतिज घटक मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, कौन सा घटक लंबवत होगा, कौन सा घटक क्षैतिज होगा। अभी तक दोस्तों हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि हम लोग जो ये वाली लाइन होती है, इसी को हम लोग जो है कास वाला घटक मान लेते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में ये सब रहता है, यही वाला क्षैतिज घटक है और क्षैतिज घटक के साथ हम लोग कास लगा देते हैं और ये वाला हमारा कास हो जाएगा, ये वाला हमारा साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का हम बहुत सारा देखे हैं, इस टाइप का हम बहुत सारा देखे हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम में यही चीज़ होता है कि ये वाला साइन होता है, ये वाला हमारा कास होता है और हम लोग वैसे झुक देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी आपका ये है कि जिसके साथ कोण बनेगा वह आपका कास बनता है, जिसके साथ कोण बनेगा वह आपका कॉस में होता है, जिसके साथ कोण नहीं बनेगा वह आपका साइन में होगा। अब हमें यहाँ पहचानना है कि जो ये हमारा डीबी है, इस डीबी का ये वाला पी वाले को हटा दें। चलो भाई पी की बात हो गई है। अब ये वाला इसके साथ कोण बनता है कि इसके साथ कोण बनता है, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अब बताओ भाई ये वाला कोण फाई है तो ये लाइन ये वाली कितने कोण पे है? समझ गए? अंधा 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 डिग्री पे तो ये वाला कोण फाई हटा दोगे तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस फाई। अभी हमने बताया कि ये रेड वाला और ये रेड वाला दोनों क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब इनके बीच का कोण 90 डिग्री। तो ये वाला कोण चाहिए तो 90 में से घटाओ ना, 90 माइनस फाई, तो क्या मिला? 90 माइनस 90 प्लस फाई, तो क्या मिल गया? फाई मिल गया। लो भाई लो, देखो अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि ये वाला कास में आता है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये फाई हो गया। अगर ये फाई हो गया तो ये घटक हमारा किस में हो जाएगा? डी बी कॉस फाई, और ये घटक क्या हो जाएगा? डी बी साइन फाई। इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डी बी कॉस फाई कैसे हुआ? डी बी साइन फाई हो गया। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे लगाए हो वही चीज़ यहाँ पे ना, ये फाई है तो ये वाला कोणवा कितना होगा? 90 माइनस फाई। ये वाला क्या होगा? फाई। अगर ये फाई होगा तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा? डी बी कॉस फाई। तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा? डी बी साइन फाई। बोलो होगा कि नहीं? एकदम होगा। ठीक है, होगा ना? एकदम होगा। ठीक। अब दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा छोटी सी लंबाई लिया, छोटी सी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस तरीके से घटक बना करके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आपको इसको फिगर बढ़िया से समझ लेना है, बना लेना है अपनी कॉपी में। बाकी शब्द मैं बोल दे रहा हूँ, शब्द को लिखने का प्रयास नहीं करना है, शब्द को सुनने का प्रयास करना है और सुनने के साथ साथ अपने मन से उसको थोड़ा 1-2 बार बोलने का भी प्रयास करना है। जब तक आप शब्द बोल नहीं पा रहे हो तब तक समझो आप में कमी है। ठीक है, देखो कैसे। माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है तथा उसमें चित्रानुसार धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये हमने पहले बनाया। इस कुंडली के केंद्र से, केंद्र का नाम भी दे सकते हो ओ, इस कुंडली के केंद्र ओ से स्मॉल x मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है। इस कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु कैपिटल P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ज्ञात करनी थी। अब ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा हो जाए। इसके लिए इसके अल्पतम तथा निम्नतम बिंदु पर, इसके अल्पतम तथा निम्नतम बिंदु पर एक अल्पांश लंबाई dl इस प्रकार लिया कि जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है। ठीक है, बस अब ये dB का मान कितना आ गया? dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा, साइन 90 स्क्वायर साइन 90 का मान 1, dB बराबर μ0/4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जब देखा इसका क्षैतिज घटक करने पर, आप क्षैतिज घटक जब करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को दोस्तों ये मिलता है कि जो इसका dB, देखो dB cos फाई जितना ऊपर है और dB cos फाई ये उतना नीचे है। जितना ये साहब ऊपर है उतने ये साहब नीचे हैं, तो साहब तो आपस में चल बसे, क्योंकि कट्टर दुश्मनी हो गई ना। जितने ऊपर उतने नीचे, नीचे वाले ऊपर को खत्म कर रहे हैं, ऊपर वाले नीचे को खत्म कर रहे हैं। मतलब जितना ऊपर ये प्लस में है उतना नीचे माइनस में है, प्लस माइनस जोड़ दो खत्म हो जाएगा।
लेकिन देखो ये दोनों कितने अच्छे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये 2 के कारण हुआ है, जब 2 लिया तब 2 मिले। 3 खंड लेते 3 मिलता, 4 खंड लेते 4 मिलता, 5 खंड लेते 5 मिलता, 6 खंड लेते 6 मिलता। तो भैया हमको क्या करना है, बहुतय खंड समझो लिए हैं। कितने खंड लिए हैं, बहुतय खंड लिए हैं। तो बहुतय खंड लिए हैं तो उनको जोड़ना है, तो छोटा 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 लेके जोड़ते थोड़ी नहीं है, छोटा 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 लेके जोड़ते नहीं है, पूरा क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इस वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समाकलन कर देंगे। देखो ये क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्यों समाकलन कर देंगे, अभी हमने बता दिया, क्योंकि छोटा छोटा लेके कितना जोड़ोगे, बहुत सारे हैं ना, तो छोटा छोटा लेके जोड़ना मतलब समाकलन कर देना। देखो भाई इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो फिर ऐसे समझो, हमें देखो b बराबर जो हमारा b होगा, b मतलब उस पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b, छोटकी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, db, जो db आया है, ये जो b आएगा ना वह भी समाकलन करना पड़ेगा। किसका, जितने db आएंगे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब समाकलन, किसको जोड़ना पड़ेगा, db साइन फाई को। जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, समाकलन कर देना। मजा आ गया ना। चलो b बराबर, बहुत समय लगा भाई समझाने में, db बराबर db का मनवा क्या है, समाकलन μ0/4 पाई आईडीएल बटा आर स्क्वायर साइन फाई, आईडीएल बटा आर स्क्वायर साइन फाई। अब बताओ, हमने आपको कांस्टेंट की पहचान करने बताई है अभी कैसे, हमने बताया कि जिसके साथ डी लगा है वही आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो वेरिएबल आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा डीएल आएगा, बाकी देखो कांस्टेंट में μ0/4 पाई I/r स्क्वायर साइन फाई, सबको कर दो बाहर। आ जाओ भाई सब लोग, तुम लोगों की इज्जत नहीं है घर में, ठीक ना, आ जाओ हम लोग बाहर आते हैं। देखो बाहर कितने आ जाएंगे, b बराबर, ठीक है, तो भाई थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, ये थोड़ा जगह मिल जाएगी और, ठीक है, ये हमने यहाँ मिटा दिया। अब यहाँ से लिख सकते हैं ना, db बराबर, बाहर कर दो, बाहर आ जा भैया, आजा और आ जा, ये कांस्टेंट को बुला रहा हूँ भाई, ठीक है, μ0/4 पाई I/r स्क्वायर साइन फाई समाकलन dl, ठीक है। ये db कहाँ से लिखते हैं, b लिखना चाहिए ना, हाँ b बराबर μ0/4 पाई I/r स्क्वायर साइन फाई से मुलाकात करते भाई, साइन फाई। देखो ये फाई है तो सामने वाली भुजा लंब हुई, ये वाली कड़ हुई, ये वाली आधार हुई। सामने वाली भुजा लंब हुई, ये कड़ ये आधार, समझ में आ गया। तो साइन बराबर लंब बटे कड़, लंब की जगह पे a, लंब की जगह पे a और कड़ की जगह पे r। dl का समाकलन यल, dl का समाकलन यल μ0/4 पाई I/a/r क्यूब, 2 1 3 हो गया। यल की जगह पे देखो, यल की जगह पे 2 पाई a, कहीं ये तो नहीं लग रहा 2 पाई r तब लेते जब ये वाला हमने r लिखा होता है ना, समझ रहे हो ना, r तब लेते जब हमने a की जगह पे r लिखे होते, 2 पाई a, ठीक है, गुस्सा ना मत। चलो देखो 2 से कट गया, पाई से शहीद हो गया। b बराबर μ0/2 I/a स्क्वायर अपान r क्यूब, r क्या है, r कड़ है। अरे भैया कड़ का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, कड़ का स्क्वायर पढ़ा है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले मैं आधार ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ना, आधार स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब r स्क्वायर की जगह पे, अच्छा r यहाँ पे r घात 3 है, तो r घात 3 कैसे बनाओगे, पहले 2 को हटाओ, जब 2 हटाओगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घातिया 1/2, यहाँ पे 3 लिखना चाहते हो दोनों तरफ घन कर दो, r क्यूब बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घातिया 3/2। अब ये r क्यूब की जगह पे ये वाला मनवा रख सकते हैं। देखो भाई ये भी इतना सही है, ये भी इतना सही है, लेकिन हमको न्यूमेरिकल लगाने में ना यहाँ तक निकालना पड़ता है, ये हमको याद भी करना पड़ जाता है। μ0/2 I/a स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घातिया 3/2। ये तब के लिए है जब कुंडली में खाली 1 फेरा हो। ये कब के लिए है, जब कुंडली में खाली 1 फेरा हो।
अगर n फेरा हो जाए तो n से हम गुणा कर दोगे, तब क्या बन जाएगा, b बराबर μ0/2 NiA² अपान x² प्लस a² की घतिया 3/2 ठीक है। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया इस चीज़ को समझने में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, देखो कितना है लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 लाइन है केवल डेरिवेशन, 9-10 लाइन का डेरिवेशन है। बढ़िया सा ज़बरदस्त फिगर है, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद अपने शब्दों में कुछ बना के लिखना है। इतना सब करोगे 2-2.5 पेज 3 पेज जाएगा, ठीक ना, 2-2.5 पेज 3 पेज बढ़िया सा फिगर बनाना है। इसको अलग पेन से, इसको अलग पेन से लिखना है। इसको बढ़िया सा तरीके से सजा दोगे ना, एकदम लल्लन टॉप लगेगा। एग्जामिनर देख करके एकदम मज़ा आ जाएगा। इसको बीवी से घर पे झगड़ा करके आएगा ना, वहाँ पे देखकर तुम्हारी काफ़ी खुश हो जाएगा। ऐसा फिगर बनाओ, ठीक है, ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, और शांत हो जाए ना, अपने गुस्से को शांत होने की खुशी में तुम्हें और बोनस में नंबर दे जाए। जहाँ पे गलत लिखे हो वहाँ पे वो सही है उसको नज़र आए, सही नंबर दे के चलाए, ठीक है। अब पता चला कि लीपा पोती करके आए हो ना, वहाँ झगड़ा करके आया ही है, उसका मूड पहले से ख़राब है, और तुम अपनी वो बेहद ख़राब वाली कॉपी देख लिया ना, उसका मुंह और ख़राब हो गया, मुंह मूड सब कुछ ख़राब हो गया। पता चला कि वो झगड़ा उसकी बीवी ने किया, और गुस्सा आके तुम्हारे पे, वहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा, गुस्सा आके तुम्हारे पे उतारेगा। तो अपने गुस्सा क्या करना है, उसका शांत करवा देना है, ठीक है। अगर भाई खुश मिजाज से कॉपी चेक कर रहा है तो और खुश हो जाए, बाकी अगर गुस्सा वुस्सा किया है ना तो वहाँ पे आके शांत हो जाए, बढ़िया नंबर दे। कब होगा, जब भी बढ़िया लिखे रहोगे तब, ठीक है। बढ़िया लिखोगे कब, जब फिगर उगर बनाने के लिए ना कलर वाइज पेन यूज़ करोगे। फिगर बनाने में भाई कलर वाइज पेन जरूर लिखें, फार्मूला जो आता है उसको कलर वाइज पेन से लिखो, ठीक है। बढ़िया लाइन में थोड़ा अच्छा, अगर आपका वर्ड छोटा है, थोड़ा सा बड़ा मीडियम क्वालिटी का वर्ड रखो, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो आप एग्जामिनर खुद देख करके मस्त हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलो, ये हमने बढ़िया चीज़ देख लिया भाई। अब हम बढ़िया चीज़ देख ली है तो मज़ा आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अब, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एम्पियर का परिपथी का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। मिटा देना, चलो मिटा देता हूँ मैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बायो सेवर्ट का नियम बढ़िया समझ आ गया। बायो सेवर्ट पे 2 अनुप्रयोग हमने सिखाया, वो भी आपको मज़ा लगा होगा, मतलब मज़ा आया होगा, ठीक है। तो भाई वीडियो लंबी हो उसको मत देखा करो, वीडियो कितनी लंबी बनी है। ये सोचो कि वीडियो जितनी लंबी मिले उतना ही मज़ा है, ठीक ना। क्या सोचो, जितना वीडियो लंबी मिले उतना ही मज़ा है, ठीक है। बस ये देखो कितनी चीज़ें कवर की जा रही है, जितनी चीज़ें कवर की जाएगी भाई उतनी मज़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी ये अपना पार्ट 1 ख़त्म हो, और आपका जो है लगभग 12-13 तारीख तक जो है आपका पार्ट 2 मैं ख़त्म कर दूँ, और जो बीच में बचा हुआ है ना उसका भी बीच में वीडियो डाल देंगे ना, उसको चिंता मत करो भाई, बीच में वीडियो डाल देंगे। गेट उट भी पढ़ाई नहीं है, गेट बचा हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंग बचा हुआ है, ठीक है, परमाणु तरंग नाभिक बचा हुआ है, जो भी बचे हुए हैं वो चीज़ें बीच में मिल जाएंगी। बाकी जो रिवीजन चल रहा है उस रिवीजन का एंजॉय लीजिए बढ़िया तरीके से। चलो अब देखो भाई, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, परिपथी नियम। अब पता है दोस्तों, ये एम्पियर का परिपथी नियम कितने लोगों को तो याद ही नहीं होता है। एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह कितने लोगों को याद ही नहीं होता है, रट्टा मारते भूल जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, यहाँ से आपको याद करना है। अगर आपको याद रटना ही है, यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ से आप याद रखोगे, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। और क्यों याद करना है, क्योंकि अभी इसका हमें यूज करना है तो याद होना चाहिए। जैसे बायो सेवर्ट का नियम याद है ना, याद हो गया ना, उसके नियम से हमने 2 चीज़ निकाल लिया ना, मज़ा आ गया। इसी तरीके से दोस्तों इसको हमको याद करना है, और इसके तरीके से भी हम लोग परिनालिका के कारण और अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं, जो हमको मज़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखो भाई कैसे करते हैं, पहले याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। देखो ये चीज़ आपको, ये हो गया समाकलन, इसको समझो ये आपका बंद है, ठीक है। आप इसको साथ में जोड़ सकते हो, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है। हमने इसको क्या बता दिया, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश। ये सीमा कोई नाम नहीं है, खुश मत हो जाना। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बस इतना एक्स्ट्रा जोड़ना है। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, और बंद परिपथ कहाँ से वर्ड आएगा, यहाँ से देख लो, ये बंद है।
बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश है चुंबकीय क्षेत्र का, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और यल मतलब रेखीय, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। बोलो यही से याद हुआ कि नहीं? बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ कहाँ से याद होगा? यहाँ से। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। फिर से एक बार, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ऐसे याद किए रहोगे कि कभी भूल पाएगा? कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है, कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। अच्छा, ये जो नियम है ना, ये जो नियम है, यह नियम जो है हमने जो पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस भैया का नियम है ना, उनके नियम के समान है, गॉस के नियम के समान है। कौन? ये एम्पियर का परिपथी नियम, गॉस के नियम के समान है एम्पियर का परिपथी नियम। अब उनके अगर नियम के समान है तो भाई जाहिर सी बात है कि जैसा उनका नियम लगा हुआ है वैसे यहाँ पे नियम लगेगा, एकदम लगेगा। वहाँ पे हम लोग जो बंद परिपथ मानते थे, बंद पृष्ठ मानते थे, उसी को हम लोग कहते थे गॉसियन पृष्ठ, बोलते थे कि नहीं? बोलते थे गॉसियन पृष्ठ या बंद काल्पनिक पृष्ठ। वैसे यहाँ भी हम लोग पृष्ठ लेंगे और उस पृष्ठ को बोलेंगे हम लोग एम्पियर पृष्ठ। क्या बोलेंगे? एम्पियर पृष्ठ बोल देंगे, या आप केवल बंद पृष्ठ बोलो, बंद पथ बोलो, बंद परिपथ बोलो, कुछ भी बोलो, सब बतिया एक है, ठीक है। मतलब किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? बंद पथ लेना पड़ेगा, बंद परिपथ लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमने जब गॉस का नियम सीखा हुआ था, गॉस का नियम हमने सीखा था फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश का 1 एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। अब ये चीज़ कैसे होता है सीखे थे कि नहीं? सीखे थे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ कैसे होता है सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना चाहिए। हालांकि एग्जाम में रेयर केस में आया है कि एम्पियर का परिपथी नियम सिद्ध करके दिखाइए कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई होता है। ये रेयर केस में पूछा है, लेकिन अपने को क्या सीख लेते हैं, सीख लेने से थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक्सपीरियंस अगले वाले चीज़ों में हम तुरंत निकाल देंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई पहले सीखते हैं। ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सीखते हैं, आ भी सकता है, वो नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलो, ये अभी आपने क्या दिखा, एम्पियर का परिपथी नियम आपको याद हो गया। अब हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम की उत्पत्ति देखते हैं, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम लोग देखते हैं भैया। उत्पत्ति, डेरिवेशन, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति कैसे होगी जरा देखो भाई। अब इसकी उत्पत्ति को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा तार ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक लंबा तार। देखो ये लंबा तार है, कैसा तार है? लंबा तार है। एक लंबा तार ले लेते हैं, ठीक है। और एक लंबा तार ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तार में धारा जो है कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस पर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ हमने ले लिया, और बंद काल्पनिक पृष्ठ हमने ले लिया और इस तरीके से लिया कि जो है इसका केंद्र, जो वृत्त हमने लिया है, जो बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ का जो सेंटर है वह इसके तार पर हो। सेंटर कहाँ पर हो? तार पर हो, ठीक है। और इसकी छोटी सी लंबाई हमने ले लिया dl, छोटी सी लंबाई क्या ले लिया? dl। अब इस dl पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी पहले इसको देख लेते हैं। देखो भैया, लंबाई हमारा किधर है? अंगूठवा। अंगूठवा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियां कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, dl वाले पे। अंगूठा कर दो धारा की दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जहाँ पे निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे निकालना है, दिशा किधर हो गया? अंदर की ओर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हुआ? अंदर की ओर हुआ। ये समझो अंदर ऐसे जा रहा है। ये लंबैया dl लंबैया इधर देखो अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एकदम जा रहा है। d भी उधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं? अंदर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा b
और DL दोनों एक ही दिशा में। क्या हमने बताया कि B और DL दोनों एक ही दिशा में, समझा गया ना। अरे भैया DL क्यों एक अंदर की ओर है, अरे यार लंबैया देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। B हमने बता दिया इस वाले नियम को, दाहिने हाथ हथेली का नियम लगाओ, B किधर आया, अंदर की ओर आया, तो B भी अंदर की ओर, DL भी अंदर की ओर, B और DL दोनों एक ही अंदर की ओर है। अब देखो जरा, आ जाओ भाई शुरू करो खेला। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल B DL कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। क्लोज इंटीग्रल B DL कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 0 अंश। क्यों 0 अंश, क्योंकि B और DL दोनों एक ही दिशा में हैं। cos 0 अंश का मान 1 हो गया। क्लोज इंटीग्रल B DL cos 0 अंश का मान 1। अब देखो DL, D के साथ L लगा है तो D बेचारा, DL अंदर रहेगा, B बाहर हो जाएगा। आजा भाई B आजा 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 आजा, B आ गया। ठीक है, क्या बचा भाई हमारा B इंटू L। अरे भैया हमको निकालना है मी 0 आई, आ रहा है क्या, BL आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो हमने देखो ये लाइन लिखा था ना, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL और बराबर हमारा आया क्या, BL, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे कभी हमने गॉस की प्रमेय जब निकाला था तो हमने बताया था ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे है कि जिससे अगर कोई अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह B बराबर μ0/2 पाई I/r होता है। इसका भी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, इसका डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे कैसे आता है, एम्पियर का नियम लगा करके। लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत है तो ये चीज़ यहाँ पे इतना होता है, इतना जानो, इतना होता है, ये याद कर सकते हो। और याद करने के लिए भी हम इसका निकालेंगे, अभी हम इसको निकालेंगे, ठीक ना। तो ये वाला मनवा यहाँ पे रखो भैया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL बराबर μ0/2 पाई I/r। अरे हे यल क्या है, हे यल है कि जो लंबैया है, और मान लेते इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, r। तो भैया बताओ जो हमारा यल है, यल जो है हमारा 2 पाई r में बदल जाएगा कि नहीं, बदल जाएगा कि नहीं, एकदम बदल जाएगा। यल बराबर 2 पाई r, तो यल की जगह यहाँ पे क्या लिख दे, 2 पाई r। वो देखो r से कट गया, r से कट गया, 2 पाई से कट गया, तो हमें क्या मिला, वेक्टर B डॉट DL बराबर μ0I। हमको क्या मिल गया, μ0I। लो भाई, जो हम निकालना चाहते थे उत्पत्ति यही इसी की करना चाहते थे, वो उत्पत्ति आई कि नहीं, एकदम आई। कितनी लाइन में आई, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में आई। ठीक है, अभी यही लाइनिया आपको इसमें मिलेगा जो हमने इसका वाला डेरिवेशन करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि आपका 2 बार हो, और ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नॉट भैया ये नहीं है, लेकिन ये है, तो अब ये समझ में आ जाएगा नहीं, एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अभी देखो जरा कैसे। चलो भाई, यहाँ तक चीज़ें हो गई, यहाँ तक हो गई ना, यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। चलो भाई, अब जब समझ गए हो तो आगे चलते भाई, आगे चलते इसको मिटा दें। चलो भाई इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, अब एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग, यानी एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। अब देखो, जैसे आपको बायो सेवर्ट का नियम याद होना चाहिए और उसके बाद उसका 2 अनुप्रयोग, उसी तरीके से आपको एम्पियर का नियम याद होना चाहिए और एम्पियर के नियम के 2 अनुप्रयोग, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 अनुप्रयोग, मज़ा आ जाएगा भाई। 2 अनुप्रयोग सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो कैसे सीखते भैया। पहला क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के ऋजुरेखी तार कैसा होना चाहिए, ऋजुरेखी कहो या सीधा तार कहो, दोनों बतिया एक ही है। ऋजुरेखी तार के निकट क्या, चुंबकीय क्षेत्र किसके निकट, अनंत लंबाई के ऋजुरेखी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। देखो भाई, अब देखो अपना ये आ गया, माना ये अनंत लंबाई का तार है और इसमें चित्रानुसार धारा I प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है
जिस पर हमको करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल देना है। बोलो भाई, वही शब्द लिखा कि नहीं हमने। माना एक अनंत लंबाई का तार है और इसमें धारा चित्रानुसार I प्रवाहित हो रही है। इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल देना है। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो ना, एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो उस बिंदु पर तुम्हारा कोई एक बंद परिपथ होना चाहिए या बंद पथ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक बंद पथ होना चाहिए। और लो भैया, हमने मान लिया ये हमारा है बंद पथ, ये हमारा क्या है, बंद पथ है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद काल्पनिक पृष्ठ इस प्रकार मान लिया कि इसका केंद्र तार पर हो। ठीक है, इसका केंद्र तार पर हो। अब हमें बिंदु P पर निकालना है, तो बिंदु P पर हम लोग एक छोटी सी लंबाई लेते हैं, छोटी सी लंबाई लेते हैं, छोटी सी लंबाई लेते हैं। अब देखो, अच्छा मैं छोटी सी लंबाई क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि एम्पियर की परिपथी नियम में छोटी लंबाई की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम लोग यहाँ भी पता पाएँ कि हमारा B डायरेक्शन किधर है। देखो I की डायरेक्शन इधर है, I की डायरेक्शन में क्या कर देना, अंगूठा। जहाँ पे DL किया हूँ उधर क्या करना है, हमारा फैली उंगलियाँ। दिशा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। दिशा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो B है, B की डायरेक्शन किधर है भैया, अंदर की ओर है। L की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है। मतलब B और DL, B और L कह सकते हो दोनों अंदर की ओर है। B और DL ना, B और DL दोनों किधर है, अंदर की ओर है। तो अब लगाओ भैया एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से अब एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम याद हो गया ना, वेक्टर B डॉट DL बराबर म्यू 0 I। कैसे भूल सकता है सर, एग्जाम हुआ दिए पहले भूल सकता है, एकदम नहीं भूलेगा ये ना। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL बराबर म्यू 0 I। ठीक है, हमने अभी क्या बताया कि B और DL, B क्या होता है, B DL cos थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 अंश। क्यों 0 अंश, क्योंकि B और DL दोनों एक ही दिशा में है, बराबर म्यू 0 I, म्यू 0 I। क्लोज इंटीग्रल B DL cos 0 अंश का मान 1 बराबर म्यू 0 I। B को हमने बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या हुआ, DL बराबर म्यू 0 I। B DL की जगह पे लिख सकते हैं L बराबर म्यू 0 I। इस L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तो तुम समझ गए होगे भाई। L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई R, 2 पाई R बराबर म्यू 0 I। हमको B चाहिए, हमको तो B चाहिए भैया, हमको B चाहिए ना। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 2 पाई I अपान R, म्यू 0 अपान 2 पाई I अपान R। देखो भाई कितना आसान है, कितना मज़ा आया। 5 नंबर मिलता है। इससे आसान आसान चीज़ों को करने के लिए 5 नंबर, जब 5 नंबर का रहेगा ना, ये छोटा सा फिगर मत बनाना, थोड़ा अच्छा फिगर बनाना, बड़ा सा। ठीक है, अब इस चीज़ को लिखना थोड़ा शब्दों में लिख देना, जो हमने बोला है ना उसको बना के थोड़ा अपनों से बना करके थोड़ा शब्द लिख दोगे ना, तो 5 नंबर सामने वाले को देने में, देखो भाई सामने वाला बड़ा मिर्चू कहा होता है, नंबर देने में भी उसकी फटती है। तो आप जब थोड़ा सा लिखोगे ना तो उसका दिल धक्कर धक्कर करेगा नंबर देने के लिए। थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो उसको स्वतंत्रता मिल जाएगी ना। ठीक है, क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी नंबर देने के लिए, तब उसकी फटेगी नहीं, तो वो आपको बढ़िया बढ़िया नंबर दे देगा। चलो, तो ये हो गया क्या, आपका एम्पियर के परिपथी नियम का एक अनुप्रयोग। जबरदस्त अनुप्रयोग आपने देख लिया। अब एक और अनुप्रयोग है, वो भी जबरदस्त है। 2 अनुप्रयोग हमको, देखो अनुप्रयोग को 3 है, एक तो कभी जल्दी पूछवा ही नहीं करता है। ठीक है, तो जो हमको पूछता भैया उसको हमको तो तैयार रखना है ना। दूसरा अनुप्रयोग जो है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग उसको देख लेते हैं, देख ले, चलो भाई देख लेते हैं। क्या उठा दें, चलो भाई देख रहे हो ना आप, मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक आपके सामने खड़े होकर के, इतना देर तक खड़ा होकर के बना रहा हूँ। तो ये चीज़ ये दिखा रहा है कि अगर आप जब भी वीडियो देखने बैठो ना, तो ये भी सोचो कि जब सामने वाला इतनी देर तक खड़ा होकर पढ़ा सकता है, तो मुझे पेपर देना है, क्या मैं उतने देर तक खड़े हो बैठ करके पढ़ नहीं सकता? उतने देर तक क्या मैं बैठ कर पढ़ नहीं सकता? जिसको मुझे 10 दिन बाद 20 दिन बाद मुझे जाकर के इतिहास रचना है, क्या इतिहास रचने के लिए मैं इतना नहीं कर सकता? कर सकते हो।
तो आप जब भी वीडियो देखने बैठो ना, इतनी जोश ऊर्जा के साथ, जुनून के साथ बैठो कि एक बार में पूरी वीडियो को हमें देख ही डालना है, ठीक ना। एक बार में ऐसा देखें ताकि हमारा एक बार में एक इकाई जो पढ़ाई जा रही है, जितना वीडियो में बताया जा रहा है उतना लगभग हमारा तैयार हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि टाइम टेबल बनाए हैं बस 20 मिनट पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है। वो जब इसको वीडियो को देखने बैठो तो टाइम टेबल कुछ टाइम के लिए हटा दो, उसको मैनेज कर लो किसी और चीज़ से, ठीक है। मैनेज कर लो और कोशिश करो कि ये हमारा जो है, जब वीडियो देखने बैठो ऐसा वीडियो देखो और एक आध दो बार उसी टाइप समय निकाल कर रिविज़न कर डालो, ताकि ये हमारा एकदम पूरी तरीके से तैयार रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं कि 20 मिनट देखो फिर पता चला कि फिर घूमो, फिर आकर देखोगे तो मज़ा नहीं रह जाएगा, वो जुनून, वो उत्साह, वो जोश, वो चीज़ नहीं रह जाएगी, ठीक है। वो चीज़ बनाने रखने के लिए आपको कोशिश करना है कि जब सामने वाला खड़ा होकर एक तरफ पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ करके उस चीज़ को देख सकता हूँ, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। और दूसरा अनुप्रयोग पता है हमारा क्या है, कि कोई परिनालिका है, उस परिनालिका की केंद्र पर, ठीक ना, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अपना प्यारा सा हेडिंग डाल लेते हैं कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये भाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, परिनालिका, ठीक है। परिनालिका के केंद्र पर, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो हम लोग परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते कैसे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के केंद्र पर तो निकालेंगे ही, ठीक है, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेना है परिनालिका है क्या। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि परिनालिका है क्या। देखो ये परिनालिका क्या होता है, कौनो आचालक बेलनाकार, ठीक है, आचालक बेलनाकार हो और उस पर तांबे के तार या कॉपर के तार पृथक रूप से लपेट करके जो संरचना बना दी जाए। जैसे देखो ये कुछ बेलन के आकार का दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है। अब बेलन के आकार का है ना, एकदम है। अब अगर बेलन के आकार का है, इस पर, ठीक ना, इस पर कॉपर के तार पृथक रूप से लपेट करके जो संरचना बना दोगे, जैसे ये देखो ये बेलन के आकार का है, ये इसको क्या हो गया भाई, ये बेलन के आकार का अगर है, ये कुछ है, ठीक है, बेलन के आकार का है और इस पर आप क्या करो, इस पर आप कॉपर के तार जो है पृथक रूप से लपेट दो, पृथक रूप से लपेट करके जो आप संरचना बना दोगे वही संरचना क्या कहलाएगी, ये परिनालिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी। तो अब हमको परिनालिका यहाँ पे नहीं लिखना है, परिनालिका कहते हैं, परिनालिका कहलाती नहीं। और कुछ सुन लो, जो परिनालिका के किनारों को, जैसे ये किनारा है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये किनारा है, ये क्या है, किनारा है। परिनालिका के किनारों को छोड़कर जो बीच वाला भाग होता है ना, जैसे बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक समान होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये परिनालिका के बाहर जो ये बाहर बिंदु है, ये क्या है, बाहर बिंदु है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, जबकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, किनारों को छोड़ करके। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी निकालने में, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने आपको सिखाया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उसमें किसका अनुप्रयोग करेंगे, एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करेंगे। एम्पियर के परिपथी नियम का देखो ये भाई फार्मूला होता है, वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। और मुझे याद है कि आपको ये फार्मूला भी याद हो गया, साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी याद हो गई कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखित समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। चलो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं भाई परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उसके सेंटर पर। अब सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए ना हम लोग एक फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। अब देखो भाई फिगर हमारा कुछ इस तरीके से है, फिगर हमारा जो है कुछ है इस तरीके से है, या ठीक है, ये मैं फिगर बना रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर ये कौन सा फिगर है, ये देखो अभी परिनालिका जो बनाया था ना बहुत अच्छा लग रहा था ना, लेकिन ये थोड़ा सा हट के। अब देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ये क्रॉस चिन्ह, अब क्रॉस चिन्ह देख करके तुम्हें तुरंत याद आया होगा चुंबकीय क्षेत्र है सर। नहीं भाई नहीं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये क्रॉस चिन्ह जो है ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये क्रॉस चिन्ह जो है ये तार के लपेटने की दिशा है, तार के फेरों की दिशा है। तार अगर अंदर की ओर है तो ये क्रॉस चिन्ह, तार बाहर की ओर है ये डॉट, मतलब डॉट चिन्ह। देखो तार ऐसे से लपेटा गया, ऐसे ऐसे अंदर, देखो अंदर से फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर, ठीक है। या जो तार लपेटा गया ना, तार लपेटने की क्या है, दिशा है।
ठीक, अंदर से बाहर की ओर। अब यहाँ पे ये जो है इस तार है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया है, और यहाँ पर ये चीज़ जो दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मिला जुला करके ये आपका परिनालिका जो हमने बताया ना अभी, इस तरीके से जो परिनालिका है, समझो परिनालिका इस तरीके से बनाई नहीं गई है। परिनालिका इस तरीके से बनाई नहीं गई है, क्यों नहीं बनाई गई? ताकि यहाँ पे दिशा उसा, देखो यहाँ पे दिशा बनाते, इस तरीके से बनाते, फिर यहाँ पे, ठीक है, ये तार के फेरों की दिशा, फिर यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे और भी हमें अभी आयत बनाना है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता। ठीक है, तो उस चीज़ को और आसान करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बना दिया गया है। ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखा गया है, ये आपको तार जो लपेटा गया है, जो परिनालिका है, परिनालिका में जो तार लपेटा गया है, इस तरीके से तार लपेटा गया है, वो तार के लपेटने की दिशा हो गई है। अभी जो परिनालिका है, इस परिनालिका के सेंटर पर हमको क्या करना है, केंद्र पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसे मान लो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है वह हमारा क्या होना चाहिए, एक हमारा वहाँ से होकर एक हमारा बंद परिपथ होना चाहिए। तो बंद परिपथ के लिए यहाँ पे एक आयताकार बंद परिपथ ले लिया गया है। देखो इस तरीके से आयताकार बंद परिपथ ले लिया गया है। ठीक, ये हमने क्या ले लिया, कोई एक आयताकार बंद परिपथ ले लिया। अब इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये हमारा है A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना कि ABCD कैसे ले लिया गया है? जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहाँ से होकर हम लोग क्या करेंगे, एक बंद आयताकार परिपथ ले लेते हैं। ठीक ना, हमने यहाँ पे बंद आयताकार परिपथ क्या ले लिया, ABCD ले लिया। ठीक है, अब जो हमने ABCD ले लिया, हमने क्या ले लिया, बंद आयताकार परिपथ ले लिया। ठीक, अब जो हमारा है भाई चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए एम्पियर का सूत्र क्या है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL बराबर म्यू 0 I0। अब I0 क्या हो गया, I0 जो है वह आयताकार परिपथ की कुल धारा, आयताकार परिपथ की कुल धारा है। ठीक ना, आयताकार परिपथ की ये क्या है, कुल धारा है। कौन, I0। ठीक है, चलो अभी I हमने क्यों नहीं लिखा, अभी I बनाएंगे, थोड़ा सब्र करो। यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग बायो सेवर्ट का नियम, अभी हमने अनंत लंबाई का, देखो जो चीज़ें पिछली सीखी है ना, उसका कुछ यूज करके जब सीखोगे ना तो और आसान लगेगा। ठीक है, अभी हमने जब अनंत लंबाई वाला निकाला था तो अनंत लंबाई का ये था, या बायो सेवर्ट अनंत लंबाई का केवल मतलब एक लंबाई था ना, एक। यहाँ पे कितनी लंबाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब कि हमको 4 बार करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL है, इसकी जगह पे हमको 4 बार, 1 2 3 4, देखो कैसे, क्लोज इंटीग्रल A से B वेक्टर B डॉट DL लिखेंगे प्लस, अब देखो ये हमारा क्लोज नहीं लगेगा ना, अभी हमारा बंद नहीं है। अभी समझो केवल ये यहाँ से आता है, ये खुला है, ये यहाँ से आता खुला है, ये यहाँ से आता खुला है, ये यहाँ से आता खुला है। अब यहाँ पर देखो क्लोज नहीं लगाया गया। B से C वेक्टर B डॉट DL प्लस D से A वेक्टर B डॉट DL प्लस D से, देखो A से B गजब, B से C ये भी हो गया, C से D हो गया, C से D कहाँ हो भाई, नहीं हुआ ना, A से B, B से C, C से D होना चाहिए ना, C से D, ये देखो C से D हो गया, C से D B डॉट DL प्लस D से A B डॉट DL बराबर इसके अगवा क्या है, म्यू 0 I0, इसके अगवा क्या है, म्यू 0 I0। ठीक ना, म्यू 0 I0 है। अब देखो B डॉट DL, B की डायरेक्शन इधर, लंबाई की डायरेक्शन इधर। देखो भैया लंबाई जो है, ये लंबाइया है, इसकी डायरेक्शन इधर तो ये है, B की डायरेक्शन भी इधर है, तो B और DL दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A से B B DL cos 0 अंश, B DL cos 0 अंश। ठीक है, अब देखो B से C B DL, इसमें क्या हो जाएगा, देखो B इधर है, मतलब लंबाई इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, लंबाई इधर है, कोण कितना हो गया 90 डिग्री।
तो बी डी एल कॉस 90 अंश। सी से डी, सी डी अभी हमने बताया कि जो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये तो 0 ऐसे हो गया, प्लस डी से ए या ए से डी, ये देखो लंबाई हमारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो क्या कह दे भैया हम इसको, डी से ए बी डी एल कॉस 90 अंश बराबर म्यू जीरो आई जीरो, म्यू जीरो आई जीरो। कास 0 अंश का मान 1, कास 90 अंश का मान 0, कास 90 अंश का मान 0, मतलब ये वाला पूरा कट गया, ये वाला पूरा कट गया, ये तो अपना 0 है ही है। तो दोस्तों हमें मिला क्या, ए से बी बी डी एल कास 0 अंश का मान समझो 1 हो गया, बराबर हमको मिला म्यू जीरो आई जीरो। हमको क्या मिला, म्यू जीरो आई जीरो। अब देखो b को बाहर कर सकते हैं, डी एल, अब ए से बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो, म्यू जीरो आई जीरो। अब देखो ए से बी की लंबाई हम लोग क्या मान सकते हैं, यल। तो ए से बी की पूरी लंबाई, मतलब समाकलन मतलब होता है कि छोटी छोटी लंबाई मिल करके पूरी लंबाई कितनी है, यल है। या फिर ऐसे समझ सकते हो डी एल का समाकलन कितना हुआ, यल हुआ, डी एल का समाकलन क्या हुआ, यल हुआ। तो बी एल बराबर म्यू जीरो आई जीरो, म्यू जीरो आई जीरो। चलो अब देखो काम वाली बात है, काम वाली बात की मतलब ये हमारा आई जीरो जो है, आई जीरो हमने क्यों लिखा, आई क्यों नहीं लिखा, उसके लिए हमने बताया जो आई जीरो हमारा क्या है, आयताकार परिपथ की कुल धारा, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक बहने वाली धारा क्या है, आई जीरो है। यहाँ से यहाँ तक अगर आई जीरो है, इसमें भी आई जीरो, इसमें भी आई जीरो, इसमें भी आई जीरो, इस पूरे आयताकार परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई जीरो है। अब अगर हम मान लें कि जो लंबाई यल है, उस लंबाई यल के यानी यल लंबाई मान के 10 सेंटीमीटर, जिसे ये मार्कर है, मार्कर हमारा 10 सेंटीमीटर का है। अगर 1 सेंटीमीटर में तार के 1 सेंटीमीटर में, या तो फिर समझो कि अगर हम लोग मान लें कि 1 सेंटीमीटर में 5 फेरे हैं, तार के कितने फेरे हैं, 5 फेरे हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 गुणे 5। 3 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 गुणे 5। तो 5 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे, 5 गुणे 5। ये बात समझ आ रही ना, 5 गुणे 5 फेरे। तो उसी तरीके से जो तार है, उस तार के एक लंबाई में कितने फेरे हैं, स्मॉल यन फेरे हैं। एक लंबाई में यानी एक से एकांक लंबाई में कहो या एक लंबाई को, दोनों बातें की है। एक लंबाई या एकांक लंबाई में तार के कितने फेरे हैं, स्मॉल यन फेरे हैं। तो पूरी कितनी लंबाई है, यल लंबाई। तो यल लंबाई में फेरों की संख्या एल लंबाई में, एल कितनी लंबाई भाई हमारी, यहाँ से यहाँ तक यल लंबाई है ना, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एन एल। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई में कितनी फेरों संख्या आई है, एन एल। और इसमें बहने वाली जो धारा, यहाँ से यहाँ तक बहने वाली धारा क्या है, आई जीरो। तो वह जो आई जीरो है, वह आई जीरो एन एल आई के बराबर होगी कि नहीं, एन एल आई के बराबर हो जाएगी जो आई जीरो है। आई जीरो बोलो यहाँ से यहाँ तक में बहने वाली धारा, ये बहने वाली धारा एन एल आई के बराबर। तो अब इस आई जीरो की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एल बराबर एन बी, म्यू जीरो अपनी जगह पर रहेगा ही, म्यू जीरो एन एल आई। तो एल एल गया, एल एल कट गया, तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई, बी बराबर म्यू जीरो एन आई मिल गया। ठीक ना, बी बराबर क्या मिल गया हमको, म्यू जीरो एन आई मिल गया। तो इस तरह, अच्छा यहाँ पे जो है इसको हम लोग कैपिटल एन भी कह सकते हैं ना, इसको हम लोग कैपिटल एन, कैपिटल में क्या है, पूरी लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये दोस्तों हमारा जो बी बराबर म्यू जीरो एन आई आया है, ये क्या आया है कि जो हमारा कुंडली है या परिनालिका है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आपको एक नंबर की भी परिभाषा याद होनी चाहिए कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू जीरो एन आई होता है, म्यू जीरो एन आई होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है 4 बड़े बड़े राक्षस जैसे जो टॉपिक है उसको हमने कम शब्दों में और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में जितना भी चीज़ें आपको बताई गई है, आप जो नोट्स बनाए हो आप लोग वहाँ से, या फिर नहीं नोट्स बनाए हो तो यहाँ से चीज़ों को आप लोग देख करके उसको एक जगह लिख करके उसको बढ़िया तरीके से अगर आप
बढ़िया से पास होना चाहते हैं, एक बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस चीज़ को लिख करके बढ़िया से याद करके इसको एकदम प्रैक्टिस कर डालें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में वही चीज़ें मैं टच कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए, आपको चीज़ें आसान लगने लगे, आपके अंदर हौसला इतना बढ़ने लगे कि अब तो फेल होने का दूर दूर तक कोई सपना भी नहीं आता। ठीक है, फिजिक्स में जो फेल होने का पहले डर सताता था, वह डर आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आना चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि 70 में कितना आ रहा है। ठीक है, 70 में हमारा कितना आ रहा है, अब ये आपके हौसले बुलंद होकर के आपको ये आवाज़ निकल रही होगी अंदर से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी आपको इसके रिवीजन का एक क्लास और मिलने वाला है। ठीक है, और उस रिवीजन की क्लास में हम लोग धारा मापी, अमीटर क्या होता है, अभी हमें होता है एम्पियर का एक जो है एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालते हैं, या दो समांतर तार हैं उनके बीच में जो है हमारा बल कैसे लगता है, वो सब चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा समय देंगे। तो उस समय को देने के बाद तब आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है ना, और कुछ वही न्यूमेरिकल जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में रिवीजन की। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए भाई सबको बाय बाय।